Hello everyone, welcome again to live session of monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's the Hindu news analysis. Today is 23rd November 2023. Now, Washington warned India against plot to kill Kunnun in US report. तो बेसिकली जो यूएसए की सरकार है उसने भारत को सचेत किया है कि जैसे कनाडा में हुआ था, हरदीप सिंह नज्जर का मर्डर हुआ था एंड ही वाज ए प्रो खालिस्तानी लीडर, जिसके बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशन में थोड़ा सा कड़वाहट आई थी। ठीक है, सिमिलरली अब यूएस सरकार ने बताया है कि जो एक है गुरपतवंत सिंह पन्नून, ठीक है, तो इनका जो है मर्डर हो सकता है। इसके लिए भारत सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है? तो मतलब अगर उनका मर्डर हुआ या उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई तो फिर कहीं उसमें इंडिया गवर्नमेंट का नाम ना आ जाए। नाउ जो G20 समिट कंक्लूड हुई है, इसमें वर्चुअल मोड में हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने कहा है किलिंग ऑफ इनोसेंट अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो जो देखिएगा जो वार हो रही है हमास के बीच में और इजराइल के बीच में वार है। अब यहाँ पर हमास ने 7 अक्टूबर को उस पर अटैक किया था और उसके अराउंड 200 पीपल को होस्टेज बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब 7 अक्टूबर से ही फिर इजराइल भी हमास को मार रहा है और इसमें काफी जो लोग हैं, सिविलियन पॉपुलेशन है जो फिलिस्तीन की, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई इनोसेंट पीपल को जो है नहीं मारा जाना चाहिए। जो आतंकवादी लोग हैं उनको मारना जस्टिफाइड भी है क्योंकि उन लोगों ने उनको मारा है, लेकिन इनोसेंट पीपल का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो क्विकली पहुंचनी चाहिए विदाउट एनी डिले। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। आफ्टर 2 months इंडिया रिज्यूम ई वीजा सर्विसेज। तो जैसे हमने आपको बताया कि हरदीप सिंह नज्जर के डेथ के बाद और उनके मर्डर के बाद इंडिया के और कनाडा के रिलेशन थोड़ा स्ट्रेंथ हो गए थे, लेकिन आफ्टर 2 months इंडिया ने जो है ई वीजा सर्विसेज रिज्यूम कर दिए फॉर कैनेडियन सिटीजन। ठीक है, सो नाउ दे कैन अप्लाई फॉर ई वीजा इन इंडिया। नाउ बिहार कैबिनेट अप्रूव्स रेजोल्यूशन डिमांडिंग स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज दिस स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस जब कोई स्टेट डिमांड करता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और कोई स्टेट स्पेशल स्टेटस क्यों डिमांड करता है, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग अ स्पेशल स्टेट। तो यहाँ पर जो बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसके चीफ मिनिस्टर जो है बिहार के श्री ये नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने डिमांड की है भारत सरकार से कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। ठीक है, अब स्पेशल स्टेटस किसी भी स्टेट को दिया जाता है तो उसका रीजन ये होता है सच स्टेट्स आर एलिजिबल टू गेट द स्पेशल स्टेटस जो कि विच फेस जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। ठीक है, जैसे कि दोज लाई अलोंग एन इंटरनेशनल बॉर्डर और हैव हिली टेरेन, और वहाँ की जो सीजेबल पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है, मतलब एसटी लोग रहते हैं, या वहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो ये जो क्राइटेरिया है, दीज आर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू सीक द स्पेशल स्टेटस। अब इन ग्राउंड पर स्पेशल स्टेटस मिलता है, लेकिन स्पेशल स्टेटस लेने के क्या बेनिफिट होते हैं। तो देखिए जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सेंटर और स्टेट रिलेशन 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, दूसरा लेजिस्लेटिव रिलेशन और तीसरा फाइनेंशियल रिलेशन। तो फाइनेंशियल रिलेशन में क्या होता है कि कुछ जो हमारे टैक्सेस हैं
देखिए जो ज्यादातर टैक्स इम्पोज करने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के पास है। और क्योंकि जो स्टेट यूनियन लिस्ट है 7 शेड्यूल में दी गई है उसी में ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके आधार पर टैक्स को इम्पोज किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस कैसे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस ऐसे होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर टैक्स जो है भारत सरकार लगाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर देती है कि वो उस टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इम्पोज करेगी भारत सरकार और उसको कलेक्ट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड क्या होता है, कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जिनको लगाती भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कलेक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, लेकिन उनका जो टैक्स प्रोसीड्स है, जो कलेक्शन मनी है, उसको दे देती है स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट ये है कि कुछ टैक्स ऐसे होते हैं लगाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कलेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, लेकिन उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेती है। ठीक है, मतलब आधा भारत सरकार रख लेगी और आधा स्टेट में बांट देगी। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ग्रांट इन एड दी जाती है, ग्रांट इन एड। ठीक है, अब ग्रांट इन एड का मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो स्टेट को ग्रांट देती है। अब देखिएगा लोन में और ग्रांट में डिफरेंस क्या होता है। स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार से लोन भी ले सकती है, लेकिन लोन का रिपेमेंट करना मैंडेटरी होता है। लेकिन यहाँ पर जब वो ग्रांट दी जा रही है तो ग्रांट का रिपेमेंट करना मैंडेटरी नहीं है। मतलब ग्रांट तो एक तरीके से दान है, डोनेशन है। ठीक है, तो जो उसको दे दिया वो स्टेट का हुआ। अब अगर कोई स्पेशल स्टेटस होता है, किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाता है, तो उसको ग्रांट का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड की है। ठीक है, तो बिहार सरकार ने डिमांड की 2.5 लाख करोड़ की, ताकि ये पैसा जो है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम में यूटिलाइज किया जा सके और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके लिए पक्के मकान बनाए जा सके और अदर वेलफेयर मेजर्स उनके लिए लिए जा सके। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि स्पेशल स्टेटस किस ग्राउंड पे दिया जाता है, ये सारी ग्राउंड्स हमने डिस्कस की और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नाउ सेम सेक्स कपल अ जज टू रेस्क्यू। तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट नाम आपको बताते हैं केस का। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के डिसीजन में, आई थिंक दिस डिसीजन वाज डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 17 अक्टूबर। ठीक है, तो इस डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब इस डिसीजन में दो तीन पॉइंट्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोले वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और वो ही आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केस का नाम है सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट इसमें ये था, राइट टू मैरिज, राइट टू मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल है, नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल का मतलब ये होता है, हेट्रोसेक्सुअल कपल मतलब होते हैं मेल और फीमेल, नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल हो गए मेल मेल या फीमेल फीमेल। ठीक है, दे डू नॉट हैव राइट, दे डू नॉट हैव राइट टू एडॉप्ट अ चाइल्ड। तो उनके पास बच्चे को एडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है। अब पॉइंट ये है कि वो इंडिविजुअली तो बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जॉइंटली एज अ कपल वो बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकते। अब ऐसा वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो एडॉप्शन से संबंधित कानून है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई कपल, ठीक है, बच्चे को एडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो 2 साल पहले से उनके मतलब एक कपल के तौर पर वो रह रहे हैं और उनकी 2 साल पहले मैरिज हुई हो, ऐसे रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैरिज को ही रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है, तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर
देखिएगा, किसी भी डिसीजन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है मेजॉरिटी ओपिनियन। कोई भी डिसीजन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है मेजॉरिटी ओपिनियन और एक होता है माइनॉरिटी ओपिनियन। तो जो मेजॉरिटी ओपिनियन है, इट इज द रेशियो डेसिडेंटी। रेशियो डेसिडेंटी मतलब हम किसी को मानने के लिए बाउंड होते हैं और हम माइनर ओपिनियन को मानने के लिए बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है। तो हालांकि इसमें जो हमारे माइनर ओपिनियन में थे सीजीआई चंद्रचूड़ जी, और उनका मानना ये था कि दिस राइट टू सेम सेक्स मैरिज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनियन, राइट टू फॉर्म यूनियन अंडर आर्टिकल 19(1)(c), read with article 21 of constitution of india, but since it is a minor view, so we are not bound to accept it. ठीक है। and examiner will also not ask the question based upon this minor view. ठीक है। but I have informed you regarding this. सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, जो सेम सेक्स मैरिज जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है, अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 की बात करते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 कहता है अ मैरिज कैन बी solemnized between two or more persons। यहाँ पर वर्ड पर्सन लिखा हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि जब यहाँ पर वर्ड पर्सन लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्ड मेल और फीमेल नहीं लिखा हुआ, तो क्यों हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया? तो उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, यहाँ पर तो सेक्शन 4 लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम मैरिज को सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसके बहुत ज्यादा कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे, और उसके लिए पूरे एक्ट को ही जो है क्या करना पड़ेगा, पूरे एक्ट को ही रिव्यू करना पड़ेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट को। क्यों रिव्यू करना पड़ेगा? देखिएगा, अब जब सेम सेक्स में सपोज दो मेल मेल दो पर्सन मैरिज करते हैं और उनकी मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आएंगे कि वहां पर एक्ट में टर्म यूज की गई है वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है। तो वाइफ का स्टेटस किसको दिया जाएगा? ठीक है। जैसे मैरिज में मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट किसके पास है? वाइफ। तो किस कपल को वाइफ माना जाएगा और किस कपल को हस्बैंड माना जाएगा? तो ये सब कंसिडरेशन आए, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरा ओवरव्यू ना करके, पूरा रिव्यू ना करके ये बोल दिया कि इट इज द राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू एनेक्ट द लॉ इन दिस बिहाफ। ठीक है। बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, दीज पॉइंट्स आर फाइनल रिगार्डिंग द वर्डिक्ट ऑन सेम सेक्स मैरिज। केस का नाम मैंने आपको बताया और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बताई। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। हरियाणा's एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन लॉ। रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के जो 75% रिजर्वेशन था लोकल लोगों के लिए, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अब ये क्या था? ये जो भी जॉब हैं जिनकी सैलरी लेस देन 30,000 रुपीज है, उनमें 75% जो रिजर्वेशन होगा वो हरियाणा के लोगों का होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि किन लोगों का होगा? तो यहाँ पर एक रूल बनाया गया कि जो लास्ट 5 ईयर्स में 5 ईयर्स से हरियाणा में रह रहे हैं, दे शैल बी डीम्ड टू बी द डोमिसाइल्ड ऑफ हरियाणा। जो लास्ट 5 ईयर से हरियाणा में रह रहे हैं, उनको हरियाणा का डोमिसाइल्ड माना जाएगा और वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब इसको चैलेंज किया गया। इसको चैलेंज किया गया दो ग्राउंड्स पर। कौन कौन सी ग्राउंड थी? एक तो है आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 जो फ्रीडम देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ इंक्लूडिंग रिजाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पहला तो ये। दूसरा फ्रीडम ये देता है, तो ये जो राइट टू फ्रीडम रिजाइड सेटल है, ये तो फ्रीडम आप देख सकते हो एम्प्लॉय के रेफरेंस। ठीक है। तो क्योंकि हम सभी भारत के सिटीजन हैं, भारत के लोग हैं। ठीक है। तो भले ही कोई व्यक्ति यूपी में रह रहा है, बिहार में रह रहा है या राजस्थान में रह रहा है, बट दैट इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसके पास ये राइट है कि वो कहीं भी रह सकता है। दूसरी बात ये है कि जो राइट टू लाइवलीहुड है वो एक फंडामेंटल राइट है। अब अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल यूपी या बिहार से आकर हरियाणा में जॉब करना चाहता है, तो यहाँ ये कानून उसको ऐसा करने से मना करता था। सेकंड पॉइंट ये है
कि जो एम्प्लॉयर हैं उनके पास राइट है बिजनेस करने का, आर्टिकल 19(1) में, और ये क्या है, उनका फंडामेंटल राइट है, तो वो बिजनेस कर सकते हैं। अब अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के एम्प्लॉय को रखना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर सैलरी पे वो रखना चाहते हैं, लेकिन वो इस कानून की वजह से नहीं रख पा रहे हैं, तो उनका आर्टिकल 19(1) वायलेट हो रहा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि आर्टिकल जो 14 है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। तो यहाँ पर जो ज्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है हरियाणा के लोगों को। इट वाज आल्सो कंसिडर्ड समवेयर अगेंस्ट द इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कहता है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। अब प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब कोई पर्सन बिहार में पैदा हुआ और उसको हरियाणा में जॉब नहीं मिल रही, इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 है। नाउ अब इसको डिफाइंड कैसे किया गया? स्टेट ने इसको डिफाइंड इसलिए किया गया, देखो चैलेंज इसको इन सब ग्राउंड्स पे किया गया और डिफाइंड इसको इस ग्राउंड पे किया गया कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो अलाउ करता है कि स्टेट लोगों को रिजर्वेशन दे सकता है, ऐसे प्रोविजंस बना सकता है विच आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है। अब इसको क्वेश्चन क्यों किया गया, हाई कोर्ट ने इसको क्वेश्चन क्यों किया गया? तो हाई कोर्ट ने एक तो इसको क्वेश्चन किया आर्टिकल 19(1) के अगेंस्ट, कि आर्टिकल 19(1) जो है वो राइट है किसी भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को करने का, और आप इस राइट पर अगर इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली इस पर लिमिटेशन लगा रहे हो, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है। तो आप इस तरह से इनडायरेक्टली लिमिटेशन इस पर नहीं लगा सकते। दूसरा पॉइंट ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल 35 जो है, अभी हमने सबकी बात जो की वो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और आर्टिकल 35 अगर आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 35 ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन एनेक्ट लॉ, पार्लियामेंट कैन एनेक्ट लॉ फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यानी कि यहाँ पर लॉ एनेक्ट करने का जो राइट है वो किसको दिया गया? यहाँ पर लॉ एनेक्ट करने का राइट दिया गया पार्लियामेंट को। और ये जो ये जो रिजर्वेशन का मैटर था, ये जो रिजर्वेशन का मैटर था, ये रिजर्वेशन का मैटर, इस रिजर्वेशन पे लॉ किसने बनाया? इस रिजर्वेशन पे लॉ बनाया स्टेट लेजिस्लेचर ने। तो स्टेट लेजिस्लेचर वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू अनेक्ट द लॉ ऑन दिस पॉइंट। जब इस पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाने के लिए एंटाइटल ही नहीं था और फिर उसने लॉ बनाया, तो इट वाज डीम्ड टू बी अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब ये होता है कि जब आपको के पास किसी काम को करने की पावर नहीं है तो फिर आप उस काम को नहीं कर सकते। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नाउ हार्शनेस ऑफ अमेंडमेंट मेड टू पीएमएलए इन 2019। तो बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की को रिव्यू किया जा रहा था, और उसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ने कपिल सिब्बल जी से एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आप उस टाइम पर नहीं थे क्या? तो बेसिकली अब हम इस बात को देखते हैं कि वाई इसको क्यों चैलेंज किया गया। तो ये अनब्राइडल पावर देता है किसको? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। कौन सी पावर देता है? समन की पावर देता है, अरेस्ट की पावर देता है, रेड की पावर देता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की पावर देता है। और इसके जो प्रोविजंस है वो ऑलमोस्ट, मतलब बेल को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज पर होता है। तो देखिएगा, जनरली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो होता है प्रोसिक्यूशन पर। तो मतलब अगर प्रोसिक्यूशन किसी पर्सन के खिलाफ या पुलिस किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? उस पुलिस पर होता है कि वो पुलिस प्रूव करे कि सपना इस पर्सन ने ऑफेंस करा है। लेकिन पीएमएलए में क्या है? पीएलए में ये अपोजिट है। अपोजिट कैसे है? तो अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किसी पर्सन को नोटिस भेजा, समन भेजा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर आ गया कि उसने अपराध नहीं करा है, और पीएमएलए ये प्रिज्यूम करेगा, और लॉ ये प्रिज्यूम करेगा दैट दैट पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस। ठीक है। सिमिलरली क्या है कि ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के वायलेशन में है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये
उस पर्सन का जो राइट है डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन उसको वायलेट करता है। सेकंड पॉइंट ये है कि आर्टिकल 21 और 22 का वायलेशन है। क्यों? जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है दैट इज नॉट बाउंड टू टेल द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है। तो लेकिन आर्टिकल 22 कहता है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना मैंडेटरी है। अगर उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया तो उसका आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। तो इन ग्राउंड पर इसको रिव्यू किया गया। Now, SC begins hearing on pleas against parties offering freebies. तो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज फ्रीबीज के केस में कार्रवाई और सुनवाई स्टार्ट कर दी है। अब हम इसको समझ लेते हैं, इसको क्यों चैलेंज किया जा रहा है। देखिए, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन के दौरान कुछ भी प्रॉमिस करती हैं, ठीक है, और उनका मेन पर्पज होता है इलेक्शन को जीतना। भले ही उनको कोई भी ऐसा प्रॉमिस किया जाए, भले वो रीजनेबल हो या अनरीजनेबल हो, क्योंकि एट दैट पॉइंट उनका मेन कंसर्न क्या है? इलेक्शन जीतना। अब इसको इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया कि अगर कोई पर्सन फ्रीबीज के लिए, फ्री फैसिलिटी देने के लिए, फ्री फ्री कुछ स्कीम बताने के लिए अगर वो इस तरह से लोगों को अल्यूर करता है तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए करप्ट प्रैक्टिस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। और जो हमारी करप्ट प्रैक्टिस है, करप्ट प्रैक्टिस क्या है हमारी? करप्ट प्रैक्टिस का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस करता है तो वो पर्सन इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चालू की है, जिसमें अभी देखते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, ठीक है। तो देन वी विल डिस्कस। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कम अगेन with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.